साथियों, शुभ प्रभात। आशा है जितने भी भाई बहन साथी यहाँ पर है सभी मेरी आवाज सही से सुन पा रहे होंगे। और सभी भाई बहन साथी बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही उत्साही और बहुत ही आनंद से भरे होंगे आज के इस दिन के लिए। क्योंकि साथियों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर दिन हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होती है। हर दिन हमारे लिए बहुत बड़ा भगवान की एक देन होती है। तो उस हर दिन को हमें बहुत ही आनंद से, बहुत ही खुशहाली से जी लेना चाहिए। और आशा है कि आप लोग भी उसी तरीके से हर दिन का मजा लेते होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कल जो हमारे साथ में थे शायद भगवान की कुदृष्टि से वो आज नहीं होंगे, लेकिन भगवान ने हमें ये दिन अगर दिया है तो इस दिन का हमें पूरी तरह से मजा लेना है। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। साथियों, हम हर दिन यहाँ पर मिलते हैं। आजाद कोर्स के माध्यम से हम वो चीजें सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी से बचा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो कोर्स है साथियों, जिसका नाम हमने आजाद रखा हुआ है, ये कोर्स हमें घर बैठे ऑनलाइन मिल रहा है। ये सबसे बड़ी खुशहाली की बात है, क्योंकि कुछ चीजें अनमोल होती है और वो चीजें इतनी सहजता से नहीं मिलती है। लेकिन हम लोगों को अगर ये घर बैठे, वो चाहे वीडियो के माध्यम से हो, वो चाहे हमें इस जूम सेशन के माध्यम से हो, अगर ये मिल रही है तो वाकई में हम खुशनसीब है। मैं तो ऐसा मानता हूं, मुझे पता नहीं आप सब लोग क्या मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सीखी गई हर बात को हम अपने जीवन में आचरण में लाए, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो पर्पस हमारा है कि आपको हर चीज से, हर बीमारी से, हर रोग से, हर दुख से आजादी दिलाए, तो वो यहाँ पर हो सकता है। आशा करता हूं आप लोग इस चीज को, इस विषय को या फिर इस कोर्स में बताए गए हर पॉइंट को सिर्फ सुनेंगे नहीं, तो इसका अपने जीवन में पालन भी करेंगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, हम एमएससी प्रोजेक्ट के माध्यम से मिशन स्वदेशी क्रिप्टो, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम एक आजाद कोर्स चला रहे हैं। क्योंकि हमारा अभियान जो है विश्व मुक्त, रोग मुक्त, समृद्ध भारत अभियान, हम देश को बचाना चाहते हैं बहुत बड़े संकट से। और इसीलिए अभियान हमने शुरू किया है। तो इस कोर्स को पूरे दिल से सुनना है, पूरे दिल से समझना है, और हमें अपने जीवन को बदलना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने खुद के जीवन को बचाना है, हमारे गांव, जिले, राज्य और देश को बचाना है। और आशा है आप मेरे साथ खड़े होकर सहयोग के साथ देश को बचाने का ये काम जरूर करेंगे। तो साथियों, हम पिछले कुछ कुछ दिनों से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं कि हमें बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, थायराइड, संधिवात या कैंसर ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्यों होते हैं ये सब प्रॉब्लम्स, क्यों होती है ये बीमारियां, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कि हम पंच तत्वों के माध्यम से बने हुए हैं और पंच तत्वों को ही हमें धारण करना चाहिए, लेकिन छठा तत्व जब हमारे शरीर के अंदर आता है तो ही ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो वो छठा तत्व कहाँ से आता है, कैसे आता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि कल हमने जो बात की थी उसका थोड़ा रिवीजन आप लोग मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं आगे का विषय कवर अप कर सकूं। तो कौन बताना चाहेगा, कृपया जरा हैंड रेज करे कि हम कल हमने क्या सीखा था। अगर आप बता पाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग पूरे मन से सुन रहे हैं। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, ये जो भी एजुकेशन हम ले रहे हैं, इसको आप पूरे मन से सुन रहे हो। अगर आप थोड़ा रिवीजन में हाथ बटाते हो, कौन बताना चाहेगा कल हमने क्या सीखा था? जरा हैंड रेज करे प्लीज। ओके, राधेश्याम जी, नागनाथ सर जी, और हद हो गई तो हमारे उषा दीदी यहाँ पर हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी लोग बिल्कुल अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उषा दीदी से सुनेंगे आज, क्योंकि कल हमने राधेश्याम जी से सुना था, उन्होंने बहुत सटीकता से परसों का तरसों का हमारा विश्लेषण रखा था। तो मैं आज उषा दीदी को यहाँ पर संधि देना चाहूंगा। तो उषा दीदी, आप बताएं हमने कल क्या सीखा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी। कल हमने सीखा था मैदे के बारे में। आपने बताया था सर, जो छठा तत्व है वो शरीर में नहीं लेना है, इसलिए वो कोई भी जैसे पैकेट बंद वाले जो है मैदे का चीजें वो खाना नहीं है, ये आपने बताया था। और भारत का इंसान जैसे वो अपने उदाहरण बताते, जैसे गऊ से मैदा बनता है, तो घर में ही गऊ के जो भी पदार्थ बनाते हैं वो भी खाना चाहिए। और जैसे मैदे का आटा जो गूंथते हैं तो उसका खिंचाव जैसे तार जैसा बन जाता है, तो उसमें जो केमिकल है वो शरीर में जाता है, ये आपने बताया था। उसका टार्च जैसे बनता है ना, वो इलास्टिटी इलास्टिसिटी जैसे रूपांतर में होता है, तो उसका केमिकल खून में जाता है तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, ये आपने बताया था। और जैसे और क्या बताया था, ऐसे बीपी शुगर हार्ट अटैक ऐसे जैसी बीमारी हो जाती है। और ये सब और उदाहरण के तरफ से ऐसे और एक दो बात बताए थे सर, वो मैंने लिखी नहीं है, ये बताया था सर आपने। थैंक यू। ओके ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल का रिवीजन यहाँ पर रखा हुआ है। और नागनाथ सर से भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि नागनाथ सर को हमने कल के दिन चांस नहीं दिया था। नागनाथ सर, आप बताएं हमने कल कौन से विषय पर बात की थी। थैंक यू सर। जैसे उषा ताई ने बताया वैसे कल हमने एक छठा तत्व है जिसमें केमिकल का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, वो है मैदा और मैदे से बनाई हुई कोई भी चीज अगर हम इस्तेमाल करते हैं खाने में तो हम हमारे शरीर में छठा तत्व जाता है और उसी की वजह से हमारा खून गाढ़ा होता है। और खून गाढ़ा होना यानी हमारे शरीर बीमारियां पैदा होने की स्टार्टिंग है खून गाढ़ा होने का। तो अगर खून गाढ़ा ना होना है और तंदुरुस्त रहना है हमेशा के लिए, तो जो छठा तत्व है पंच तत्व का ही खाना खाना चाहिए। छठा तत्व अगर कौन सा भी शरीर में गया तो फिर खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और उससे ही बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होना शुरू होती है। इसलिए मैदा और मैदे से बना ही कौन सी भी चीजें कभी भी इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भी यहाँ पर बहुत अच्छे से बात रखी है, शॉर्ट और स्वीट। तो बहुत बहुत धन्यवाद उषा दीदी और नागनाथ सर का, यहाँ पर उन्होंने कल हमने क्या सीखा था इसके बारे में बात की। साथियों, जैसे कि कल हमारा विषय हुआ था कि मैदा छठा तत्व मतलब क्या है, केमिकल। छठा तत्व मतलब क्या है, जहर। हमें क्या करना है, जहर को नहीं खाना है। और वो जहर कहाँ कहाँ होता है, मैंने जैसे कि सेशन के माध्यम से आपको बताया, चाय में जहर होता है यानी कि छठा तत्व केमिकल, शक्कर में होता है, रिफाइंड नमक में होता है, रिफाइंड तेल में होता है, मैदे में होता है। इसके अलावा दूध के बारे में कहा था मैंने। और आज का जो हमारा विषय टॉपिक होने वाला है वो तो बहुत ही गंभीर है। लेकिन कल जो हमारा विषय हुआ था साथियों, कि पैकेट बंद चीजों को भी नहीं खाना है, भले वो मैदे से बने या अन्य किसी चीज से बने, वो छोड़ दीजिए। लेकिन पैकेट बंद चीजें हमारे देश में बहुत सारी बिक रही है आजकल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे भारतीय लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम ऐसे महान महान लोगों के वंशज हैं, संत महात्माओं के वंशज होने के बावजूद हमारी अकल घास खाने गई कहाँ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों करते हैं ये सब अनुकरण। एक्चुअल में जैसे कि मैंने कल जो विषय छेड़ा हुआ था, ये जो फास्ट फूड है या पैकेट बंद फूड है साथियों, ये भारत देश की जरूरत है ही नहीं। ये तो मैंने पीछे भी एक बार, शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा, मैं आज थोड़ा सा याद दिलाऊंगा आप लोगों को, ये तो मजबूरी है विदेशी लोग मतलब देश विदेशों की, उन लोगों की मजबूरी है कि उनको पैकेट बंद चीजें खानी पड़ती हैं।
क्योंकि वहां पर 8 महीने अगर बर्फ पड़ेगी तो जाहिर सी बात है खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर फल नहीं होंगे, सब्जियां नहीं होंगी, वहां पर अनाज नहीं उगेंगे, तो उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है सब्जियां, अनाज, अन्य अन्य चीजें। दूसरी बात यह है कि अगर बर्फ पड़ेगी, ध्यान से सुनिए, बर्फ अगर आठ 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 महीने तक बर्फ पड़ेगी तो घर में खाना भी पकाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बर्फ पड़ने का मतलब है -10, 15, 20, 25, 30 डिग्री टेम्परेचर। अरे चूल्हा भी नहीं जलता है वहां पर, चूल्हा। मैं एक बार आप लोगों को ट्राई करके देखिए, जीरो टेम्परेचर का जो फ्रीजर होता है ना, वहां पर आग जलाकर देखिए आप जीरो टेम्परेचर में, क्या ये पॉसिबल है? और जीरो से 50 50 गुना ज्यादा अगर टेम्परेचर, 40 गुना टेम्परेचर अगर वहां है, तो खाना वाना पकाना इतना आसान नहीं होता है वहां पर। तो उन लोगों की मजबूरी है कि उनको पैकेट बंद खाना खाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने जो का त्यों, ना सोचा, ना आगे का सोचा, ना पीछे का सोचा, ना कुछ नहीं सोचा, जो का त्यों उनका अनुकरण, उनका हम डुप्लीकेशन करना हमने शुरू कर दिया है। मैं, जैसे मैदे का कल अगर विषय हमने लिया है, तो थोड़ा सा मैदा क्यों वहां पर पनपता है, क्यों मैदे की चीजें वहां पर बनाई जाती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने जैसे बताया उनका खून पतला होता है, तो गाढ़ा करने के लिए उनको डायरेक्टली गेहूं या जवार खाएंगे तो उनका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा, उनको केमिकल से कोई ऐसी चीज खानी पड़ेगी जिसके माध्यम से उनको खून गाढ़ा अपने आप हो जाए उनका। तो मैदा वही काम करता है। दूसरी बात यह है कि वहां पर अगर पिज्जा बन रहा है, बर्गर बन रहा है, हॉट डॉग बन रहा है, कूल डॉग बन रहा है, इस तरह की चीजें वहां पर बनती है। नाम भी तो देखिए कितनी खतरनाक खतरनाक है उनके। हॉट डॉग मतलब क्या? गरम कुत्ता। कूल डॉग मतलब कि कोल्ड डॉग मतलब क्या? ठंडा कुत्ता। ये मुझे नहीं पता कि हम संत महात्माओं की, हमारा ये जो देश है, इस देश में ऐसी चीजों की जरूरत भी हमें है। एक बार हमने कैलकुलेशन निकाला था, कैलकुलेशन, कि वहां पर होता क्या है साथियों। गेहूं जो है हमारे देश में, जैसे ठंड के दिनों में गेहूं होता है, वहां पर उनके देशों में 8 महीने तक बर्फ पड़ती है। और फिर हमारे यहाँ पर जैसे धूप का दिन होते हैं, जैसे हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे 4 महीने होते हैं, वहां पर भी धूप के दिन होते हैं। तो उस वक्त वहां पर टेम्परेचर जो होता है, शायद 0 डिग्री या फिर 1, 2, 3, 4 के आसपास होता होगा टेम्परेचर, जो कि हमारे देश में कभी होता ही नहीं है। 2, 3 डिग्री अगर हो जाए तो मर जाएंगे हमारे भारत देश के लोग, लेकिन वहां पर होता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी धूप आ गई है। तो उन 3, 4 महीनों में वहां पर सिर्फ गेहूं की फसल होती है, आलू की फसल होती है, और थोड़ा बहुत प्याज होता है, प्याज। जो यूरोप के देश है जहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर गेहूं की, क्योंकि गेहूं की जो फसल है वो ठंड की फसल है, तो वहां पर गेहूं होगा, आलू होगा और प्याज होंगे। तो फिर होता क्या है वहां पर कि वो जो गेहूं बनेगा, कुछ कुछ विभागों में ही बनता है, सब जगह पर नहीं बनेगा, कुछ कुछ विभागों पर। क्योंकि मैंने आपको कहा है पहले भी कि वहां पर अगर इतना बर्फ पड़ रहा है कि जमीन 8 महीने तक अगर बर्फ के नीचे रहेगी तो जमीन तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। उसके अंदर के जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जो जमीन को फसल देने के लिए मतलब काम करते हैं, वो वहां पर शायद जिंदा रहे। तो कुछ ऐसे क्षेत्र है वहां पर तो पूरी पहाड़ी बन चुकी है, पूरी बंजर हो चुकी है जमीन। लेकिन थोड़े बहुत कुछ एरियाज होते हैं वहां पर ये चीजें बनती है, तो वो फिर क्या करते हैं, जहां पर गेहूं पनपता है, वो पूरा का पूरा गेहूं जो होता है वो फैक्ट्री में लेकर आते हैं। पूरा गेहूं फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में उसको सड़ाकर उसका मैदा बनाया जाता है। फिर मैदे को क्या किया जाता है, फैक्ट्री से उठाकर दूसरे फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जहां पर मैदे की फास्ट फूड क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि वहां पर पिज्जा होगा, बर्गर होगा, ये जो मैंने आपको बताया, फिर पैकेट बंद जो भी चीजें होगी। क्योंकि वहां पर सबसे दुर्भाग्य की बात है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों में रोटी बनाना किसी को नहीं आता। हमारे गांव में जैसे हर घर में माँ रोटी बनाती है, चपाती बनाती है, भाकरी बनाती है, ऐसा उनके यहाँ पर किसी को नहीं आता। उनको रोटी बनाना आता ही नहीं है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, मजबूरी के कारण वो जो पाव रोटी, डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें रेडीमेड फैक्ट्री से बनाई जाती है और उनको मॉल्स में रखा जाता है, और मॉल्स के माध्यम से वो लोग
वो रोटियां खरीद खरीद के खाते हैं। अब हमारे देश की अगर मैं बात करूं, मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे देश में कब बर्फ पड़ता है भाई? हमारे देश में तो हर सीजन में अलग अलग फसल है। मकई बनेगा, मका मतलब उत्पादित होगा, ज्वार उत्पादित होगा, यहाँ पर गेहूं उत्पादित होगा, यहाँ पर चावल उत्पादित होगा, यहाँ पर हर चीज उत्पादित होती है साथियों, हर सीजन में होती है। धूप के दिनों में अलग फसल रहेगी, बारिश के दिनों में अलग फसल रहेगी, ठंड के दिनों में अलग फसल रहेगी। तीनों सीजन में हमारे पास फल प्रचुर मात्रा में है, धान प्रचुर मात्रा में है, सब्जियां प्रचुर मात्रा में है, हर चीज प्रचुर मात्रा में है। तो हमें पैकेट बंद चीजों की जरूरत क्या है? मजे की बात यह है कि हमारे घर में हर माँ को, हर बहन को खाना पकाना आता है, विदेशों के जैसा नहीं है। तो वो मतलब 15 मिनट में, मैंने कई बहनों को देखा है, कई माओ को देखा है, वो अगर पति को या बच्चों को भूख लग गई ना, वो बोलती है बेटा 15 मिनट रुक, मैं तुरंत तुझे मस्त गरम गरम रोटी बना कर देती हूँ, तुरंत खा ले। ये भाग्य विदेशी लोगों का नहीं है, उनको नहीं बनाना आता है ये सब चीजें। तो उनको मजबूरी के कारण पैकेट बंद ये सब चीजें रखनी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है कि गेहूं अगर मतलब जमीन से उगने के बाद में फैक्ट्री में जाता है, वहां पर पीसा जाता है, उसको 2 2 4 4 8 8 दिन तक वहां पर सड़ा सड़ा कर मतलब उसको मैदा बनाया जाता है। वहां से वो मैदा पीसने के बाद में फैक्ट्री में जाएगा, वहां पर 3 4 दिन प्रोसेस होगी, तब जाके फास्ट फूड बनता है वहां से। और ये सब चीजें इनकी सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर है, कोई खेत के बाजू में फैक्ट्री नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर पर फैक्ट्री होती है। तो 2 2 4 4 दिन तक यहाँ से वहां, वहां से वहां, ऐसे टोटल अगर मैं बोलूं कि ये सब पाव रोटी, डबल रोटी, ये सब चीजें बनने में और लोगों के घर तक खाने के लिए जाने में 25 25 दिन लग जाते हैं साथियों। हमारे देश में तो माँ क्या करती है, अभी आटा पीस कर लाएगी, चक्की पे जाएगी, अभी गेहूं लेकर जाएगी, आटा पीस कर लाएगी, अगले 1 घंटे में आपको खाना मस्त से बनाकर खिलाएगी। और गरम गरम खाकर हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा धारण हम करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे इस देश का। मैंने आपको पहले भी कहा, ये वीरों का देश है, ये संतों का देश है, ये भगवान बुद्ध जैसे महान लोगों का देश है, रामकृष्ण जैसे भगवान का देश है। और इस देश में ये दुर्भाग्य देखना पड़ रहा है कि सड़ी हुई चीजें 15 15 दिन, महीने महीने, 2 2 महीने, 3 3 महीने के पैकेट बंद चीजें हमारे देश में खाई जा रही है। अगर हम किसी स्टोर में जाएंगे, किसी फूड स्टोर में जाएंगे, तो वहां पर इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है जैसे विदेशों में देखने को मिलती है। मैदे की इतनी सारी चीजें, मैदे के केक, मैदे के पाव, मैदे के ब्रेड, मैदे के टोस्ट, मैदे के क्या क्या चीजें। मैं वो जब स्टोर में जाता हूं वहां पर, तो वो देखता हूं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, क्या ये सच में भारत ही है? और यही चीज जो लोगों को प्रिजर्वेटिव डाल डालकर खिलाई जा रही है, तो इसीलिए 10 10 12 12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो ये उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारे लिए ये बस फैशन बन चुका है। मैं बहुत सारे ऐसी माओं को आजकल देखता हूँ, बहुत सारे परिवारों को ऐसे आजकल देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते ही बच्चे के पास पैसे देंगे, ये ले बेटा 100 रुपए और जा वहां से ब्रेड लेके आ, वहां से पाव लेके आ, वहां से क्यों हाथ पैर कई भगवान ने काट दिए? माफ करना मुझे इस शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए, यही माँ बाप अपने बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं, यही माँ बाप अपने बच्चों को हार्ट अटैक, कैंसर ला रहे हैं। क्यों? पहली माए तो कभी ऐसा नहीं करती थी, वो तुरंत बेटा तेरे को कुछ खाना है क्या, मैं 10 मिनट में बना कर देती हूँ। आज भी गांव खेड़ों में ऐसी माए है, 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, मैं तुरंत तुम्हें बना देती हूँ। हाँ, ये जाहिरात सुन के फिर आजकल की माए थोड़ा मॉडर्न बन गई, तो वो बोलती 2 मिनट रुक, मैं मैगी बना कर देती हूँ। क्या खिला रही है बच्चे को? जहर। क्यों खिला रही हो माँ? क्यों जान लेने पर तुली हो बच्चों की? हमारे घर में ऐसी कौन सी कमी है कि जो बना नहीं पा रहे हम लोग? लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये सब हो रहा है, और मैं चाहता हूं ये बदले साथियों। क्योंकि ये जहर जब तक हम बच्चों को खिलाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश बचेगा नहीं। ये जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं ना, ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं रोज हो रही है। स्कूल में गया बच्चा, हार्ट अटैक से मर गया।
कैंसर हो गया, दवाखाने में मर गया, घुटनों के कारण किसी व्यक्ति का जीवन हराम हो गया, किसी को आमवात हो गया, तो क्यों हो रहा है? ये सब केमिकल खाकर ही तो हो रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूं, ये बातें सुनने के लिए बहुत आसान लगती है कि इसकी ये मौत हो गई, उसकी वो मौत हो गई, लेकिन जिसको ये भुगतना पड़ता है ना, जिसके घर का बेटा मरता है, जिसके घर का पति मरता है, जिसके घर का भाई मरता है ना, उसको पता चलता है ये सब चीजें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मुझे वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं या फिर आप इस जूम के मीटिंग में लाइव हो, तो आपके घर में ये पैकेट बंद फूड, जिसमें जहर, केमिकल डाल के, प्रिजर्वेटिव डाल के पैकेट करके, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आप ट्राई करके देखिए। आप क्या करिए, रोटी बनाइए, भाकर बनाइए, उसको मस्त से 15 दिन घर तक घर में रखिए, उसको सड़ने दीजिए अच्छे से, और उसको खाकर देखिए क्या होता है। तुरंत फूड पॉइजनिंग वगैरह ये सब चीजें होकर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। अब इसमें प्रिजर्वेटिव डाला इसलिए इसकी बात नहीं आ रही है, ये भी सड़ा हुआ ही है, क्योंकि 15 दिन तक अगर कोई खाना बना हुआ है तो वो सड़े हुआ ही रहेगा। इसलिए ये चीजें हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। विदेशी लोगों की मजबूरी है, हमने उनको फैशन समझकर अपने जीवन में, फैशन समझते हैं लोग, मॉर्निंग में उठेंगे, मस्त बच्चे के पास पैसे देंगे, जा बेटा मस्त से पाव ब्रेड लेके आ, मस्त से उसको ये लगाकर खाएंगे, वो लगाकर खाएंगे। बहुत सारे स्कूलों में बैन कर दिया है उन्होंने कि ये पाव ब्रेड नहीं लाना है, तुमने रोटी लाना है, रोटी, क्योंकि स्कूल वालों को थोड़ा सा समझ में आता है कि भाई लोग ऐसी गंदी चीजें बच्चों को खिलाते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन नहीं, लोग क्या करेंगे, बच्चे को घर पर खिलाएंगे, भले ही स्कूल में 2 रोटियां डाल कर देंगे, लेकिन घर में वही जहर खिलाएंगे। बिल्कुल ना करे, खिलवाड़ ना करे अपने बच्चों का। चलिए, आज का आगे का विषय लेता हूं साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि छठा तत्व जो है हमारा, 6 चीजों से हमारे शरीर में, 7 चीजों का मैंने विश्लेषण दिया है, लेकिन 6 चीजों से हमें प्रामुख्य, मतलब जो प्राइमरी लेवल पर मैं बोलता हूं जो महत्वपूर्ण है, वो पहला है चाय, दूसरी है शक्कर, तीसरा है रिफाइंड तेल, चौथा है रिफाइंड नमक, पांचवा है मैदे की चीजें, और छठा है हम जो खाना खा रहे हैं वो जो जहरीले केमिकल डाल के जो जहर हमारे शरीर में जा रहा है वहां से। देखिए, यहां पर तो हमारे भारत देश की अभी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि भारत देश ऐसे लोग चला रहे हैं, उनको इस देश से कोई लगाव नहीं है। जो मंत्री होंगे, पुढ़ारी होंगे, बहुत बड़े बड़े नेता होंगे, शायद आप बोलेंगे सर आज क्या हुआ आपको, आप इसके उसकी मतलब ये बातें मतलब बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इस देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वो सबसे पहले मैं कहूंगा नेता, पुढ़ारी, मंत्रियों का है। उसके बाद में फिर बाकी लोग आते हैं, जो भी भ्रष्टाचारी है, अधिकारी है, अलग अलग तरह के, मतलब वो तो है, साइंटिस्ट है बहुत सारे, जो अपने मतलब के लिए कुछ ऐसी कीड़ा कांडी करके फालतू की चीजें लाकर हमारे देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो ये रोकने की ताकत सिर्फ मंत्री, पुढ़ारी और सरकार में होती है। सरकार, जो सरकार होती है वो कौन से पक्ष के, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज का ये वीडियो मैं ईमानदारी से बोलूं, जो रिकॉर्ड करके मैं ग्रुप में डालू, अपना इसमें डालूंगा यूट्यूब पर, तो इसको शेयर कीजिए आप लोग, थोड़ा सा इन चीजों को लोगों को सुनने दीजिए, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं यहाँ पर आकर कुछ चीजें सुने, तो कम से कम उनको घर बैठे यूट्यूब पर सुनने को मिलेगा, तो शायद थोड़ा बहुत उनको समझ में आए। तो साथियों, हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी 1970 के दशक में। ध्यान से सुनिए, देश का हर आदमी मर जाएगा आने वाले 20 साल के बाद। उसका आज सबसे बड़ा लास्ट, हमारा जो छठा तत्व जो मैं बोलता हूं केमिकल, उसका लास्ट सेशन है आज। और ये विषय बहुत गंभीर है, इसके कारण से इसको थोड़ा सा मैं सीरियसली समझाता हूं आप लोगों को। ध्यान से सुनिए, आशा है आप सुनेंगे। तो साथियों, सबसे भयानक अगर कोई छठा तत्व यानी कि केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है, तो वो शरीर में जा रहा है खाने के माध्यम से। कौन सा खाना, वो मैं आप लोगों को बताऊं। भले ही जो चाय नहीं पीता है वो भी ये जहर खा रहा है, जो रिफाइंड तेल नहीं खा रहा है उसके भी शरीर में जहर जा रहा है, रिफाइंड नमक खा रहा नहीं है वो भी उस जहर को खा ही रहा है, मैदे की चीजें भले ही ना खा रहा और फिर भी वो ये जहर, यानी कि भारत देश के लोगों की अभी मजबूरी बन चुकी है जहर को खाना। कहां से आता है?
वही इतिहास बताऊंगा। 1970 के दशक में हमारे देश में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति, हरित क्रांति लाने के पीछे बहुत बड़े बड़े अलग अलग रीजन थे, लेकिन वो अच्छा है या बुरा है इसके बारे में हमें तय करना है। हरित क्रांति आई थी तो हर बीज को हाइब्रिड बनाया गया। हाइब्रिड, आपको पता होगा पुराने जमाने में ज्वारी बिकती थी, जो ज्वार आता था वो ज्वार साथियों गावरान ज्वार, देशी ज्वार था। तो ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में भाई उत्पादन कम हुआ करते थे और उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्वार का हाइब्रिडीकरण किया गया, संकरीकरण किया गया। वैसे ही हर चीज का फिर संकरण करने की शुरुआत हुई। फिर ज्वार के बाद में गेहूं को संकरित किया गया, उसके बाद में केले को संकरित किया गया, उसके बाद में पपई को संकरित किया गया, उसके बाद में सब्जियों को, हर सब्जी को संकरण किया गया। हर सब्जी संकरित हो चुकी है, हर फल संकरित हो चुका है। संकरित का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जर्सी गाय, ये हाइब्रिड गाय है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो चीजों का अलग अलग डीएनए लाना और उत्पादन बढ़ाने के लिए उन दोनों डीएनए को इकट्ठा करना, उसको कहा जाता है हाइब्रिड। जैसे मैंने जर्सी गाय के बारे में बताया था उस दिन कि सुअर का डीएनए लाया और गाय का डीएनए लाया, दोनों को एक जगह पर मिलाया और बनाया जर्सी गाय। ताकि सुअर जो होता है ये स्तनधारी प्राणी है, तो उस वो ज्यादा दूध देता है क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को पैदा करता है। तो उसके डीएनए में क्या है? दूध को पैदा करने की क्षमता। और गाय के शरीर में क्या है? बड़ा बड़ा शरीर और ज्यादा दूध। ये दोनों चीजें मिलाकर उन्होंने जर्सी जानवर बना लिया, जर्सी गाय बना लिया। हालांकि वो गाय नहीं, मैं बहुत बार बोलता हूं, वो गाय नहीं है, वो एक प्राणी है। जैसा गधा प्राणी है, घोड़ा प्राणी है, वैसा एक प्राणी है, गाय नहीं है जर्सी। वैसे ही साथियों इन्होंने जो हाइब्रिड ज्वारी बनाई है, अभी आप जो ज्वार खाते हैं, हाइब्रिड गेहूं बनाए, जो गेहूं खाते हैं आप, ये सब चीजें वैसी ही है। इन्होंने जो संशोधन किया, उस संशोधन में इन्होंने क्या किया? पुराने जमाने में जो ज्वारी हुआ करती थी ना, अब देखिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की बात है ये। पुराने जमाने में ऊंचे ऊंचे लोग हुआ करते थे, अभी बोने बोने लोग होना शुरू हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? पुराने जमाने में जो ज्वारी खाई जाती थी, वो ज्वारी 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट तक ऊंची हुआ करती थी। आजकल जो हाइब्रिड ज्वारी आती है, ये कितनी ऊंची होती है? ये 5 फीट, 6 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होती है। 5 फीट, 6 फीट ऊंची होगी। अब इन्होंने किया क्या इसमें? मैं आप लोगों को ईमानदारी से बताता हूं, ये बहुत भयानक बात है, जो शायद आप लोगों को ना कभी सुनने को मिली होगी, ना कभी समझने का मौका मिला होगा। आप बस इस गफलत में घूम रहे हैं कि बस 2 वक्त की रोटी, मुझे नौकरी मिले, काम मिले, पैसा कमाओ, कैसे लाओ और मेरे बच्चों को और मेरे पत्नी को खिलाओ और मेरे बच्चे का दो दो चार डिग्रियों में लाओ और उसको नौकरी दिला दो। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी चीज दिखती ही नहीं है हम लोगों को। पहले जमाने में जो ज्वार हुआ करता था, उसकी जो हाइट थी वो 10-10 फीट तक हाइट जाती थी। अब इन संशोधकों ने, अब ये अच्छे है कि बुरे हैं इसमें मैं नहीं जाऊंगा, आपने खुद सोचना है, लेकिन मैं जो घटना घट रही है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया? उसके अंदर उसकी हाइट घटा दी, हाइट। क्योंकि पुराने जमाने में जो ज्वारी हुआ करती थी, जो ज्वार हुआ करता था, उसके कनीज छोटे छोटे हुआ करते थे, उसके अंदर दानों की संख्या जो होती थी कम होती थी। आपने शायद हुरडा देखा होगा, हुरडा हमारे देश में अभी भी हुरडा चलता है, तो वो हुरडा जैसे होता है वैसे ही वो ज्वारी हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया? संशोधकों ने उसमें कुछ इधर उधर की चीजें डाल डालकर, निकाल निकाल कर, सब कुछ ऐसी चीजें उसमें की, हाइब्रिडीकरण उसका किया, उसका संकरीकरण किया, और उसकी जो हाइट है वो 10 फीट की हाइट 5 या 6 फीट की बना दी। अब हुआ ऐसे कि वो हाइट कम होने के कारण उसकी जो क्षमता है वो दाने बनाने में उन्होंने इस्तेमाल कर दी। अब नेचुरल सी बात है, हाइट बढ़ाने के लिए जो चीज है वो अगर दाने बनाने में इस्तेमाल हो गई तो नेचुरल है उसको खाकर
हाइट किसी की नहीं बढ़ने वाली है, सबसे पहली बात ये आप समझिए। दूसरा है, पुराने जमाने की जो जवार हुआ करती थी, उसका जो आयु हुआ करता था, वो आयु 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक उसकी आयु हुआ करती थी। वो परिपक्व होने के लिए 5-5, 6-6 महीने लगा करते थे। अब इन महान संशोधकों ने क्या किया, उसके आयु को कम कर दिया, यानी कि 3 महीने, 3.5 महीने के अंदर, यानी कि 5-6 महीने की जो जवारी थी, उसके जो दाने थे वो परिपक्व हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, उसको तुरंत वो 3 महीने, 3.5 महीने में पकड़ परिपक्व हो जाए, यानी कि कम समय में हमारा उत्पादन आए। तो आया हाइब्रिड, अभी 3, 3.5, 4 महीने में परिपक्व हो जाती है, तो उसकी आयु कम कर दी। तो वो जो आयु का है, उसको भी उत्पादन में उन्होंने ऐड कर दिया कि भाई इतने दिन तक वो जो मतलब नीचे से जमीन से कंटेंट लेती थी, तो उसको क्या करना है, वो कंटेंट को दानों में तब्दील कर देना है, बदल देना है। तो और थोड़े से दाने बढ़ गए। तीसरा ये है, पुराने जमाने की ज्वारी अगर आप कभी खाएंगे, अगर किसी गांव खेड़े में अभी भी जिंदा है वो बीज, है एक बहुत सारे गांव में है, तो आप क्या करें, वो दाने लाए, उसको पीसे और उसको खाए। वो जो ज्वारी थी वो मीठी लगती थी, मीठी, उसके अंदर जो कैल्शियम था, उसके अंदर जो प्रोटीन था, वो इतना हाई था कि उसको खाने से एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती थी। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, वो क्वालिटी जो थी, वो जो गुणवत्ता थी, वो कम कर दी, या मैं कहूंगा कि आधे से ज्यादा कम कर दी। और वो जो गुणवत्ता थी, उसमें उसमें जो उसका एफर्ट जाता था, वो दानों में तब्दील कर दिया। इसके कारण से दाने ज्यादा बढ़ गए, लेकिन टेस्ट उसका नहीं हुआ। तो सब मिलाकर, कुल मिलाकर बात ऐसे हुई कि पुरानी जो ज्वारी थी, उसकी हाइट कम हो गई, उसकी लाइफ कम हो गई, उसकी टेस्ट कम हो गई, यानी कि उसकी पोषक तत्वता कम हो गई। और वो तब्दील किस चीज में हुआ, सब उत्पादन में हुआ। और इसी कारण से पुराने जमाने में जो ज्वारी हो सकता है 1 एकड़ अगर बोई जाए तो 8-10 क्विंटल अगर होती थी, तो हाइब्रिड अगर बोई जाए तो शायद 15-20 क्विंटल हो जाती है। लेकिन उस हाइब्रिड को खाकर, उस ज्वारी को खाकर पुराने जमाने का इंसान अगर 100 साल तक जीता था, तो उसने उसका लाइफ कम कर दिया उन संशोधकों ने। इसके कारण से अब वही इंसान 60-70 साल ही जिएगा, क्योंकि उसको खाने से इम्पैक्ट तो शरीर पर ही होना है। दूसरी ये बात है कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो हड्डियां मजबूत हुआ करती थी पुराने जमाने के लोग, क्योंकि कैल्शियम वैसे ही रहेगा ना। उसको हाइट बढ़ाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लग रहे हैं, तो उसको खाकर इंसान की भी हाइट बहुत सारी होती थी। लेकिन उसकी हाइट बढ़ाने में जो चीजें लगती है, वो इन्होंने खत्म कर दी। इसके कारण से आजकल के बच्चों की हाइट सही से बढ़ नहीं पा रही है। दूसरी बात। तीसरी बात, उसके अंदर जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, इन्होंने पूरी बर्बाद कर दी। उसको ना टेस्ट ढंग का रहा, ना कुछ रहा, बस पेट भरने के काबिल। तो उसको खाकर लोग वही हो रहे हैं। ना लोगों में गुणवत्ता बच रही है, ना लोगों में टैलेंट बच रहा है। क्या हो रहा है लोगों का, वही हो रहा है, जो बददिमाग होते जा रहे हैं दिन ब दिन लोग। साथियों, ये बहुत बड़ा खेल हमारे देश में चलाया गया, और वही खेल अभी इतने भयानक लेवल पर चल रहा है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ये तो मैं जवारी की बात कर रहा हूं, गेहूं के बारे में वही हुआ। मिर्ची, आप मिर्ची खाते हैं, आप पुराने जमाने में आपको याद होगा, जिन लोगों की उम्र 50 साल से ऊपर है, पुराने जमाने में जो मिर्ची, गावरान मिर्ची आया करती थी, उसकी टेस्ट, क्योंकि मैंने खुद वो मिर्ची मेरे खेत में उगाई है। मैं किसान का बेटा हूँ, खुद किसान था, मैंने 7 साल तक खेती खुद की है, और बाजार में बैठकर 5 साल तक सब्जी बेची हुई है। तो मेरे खेत में ये मिर्ची, ये सब सब्जियां हम बेचा करते थे उगा कर। तो साथियों, पुराने जमाने की मिर्ची जब हम खाते थे, उसका अगर ठेसा बनाते थे, ठेसा आप सुनते हो, समझते हो ठेसा, तो 2 घर के बाजू तक उसकी स्मेल जाती थी, इतना सुंदर उसका स्मेल हुआ करता था। आजकल की मिर्ची को एक बार देखिए, जो मिर्चियां मार्केट में मिलती, हरी मिर्ची, हम मिर्ची खा रहे हैं कि कोई, मतलब पेड़ के पत्ते खा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। उसका टेस्ट इतना गंदा टेस्ट हो चुका है।
क्यों? क्योंकि संशोधकों ने जो ज्वारी के बारे में किया, एग्जैक्टली वही मिर्ची के बारे में किया। पुराने जमाने में आपको अगर पता हो, अगर आप थोड़े बहुत किसानी जानते हो, तो मिर्ची को जो बोने का समय था वो बारिश के दिनों में, यानी कि जून महीने में अगर मिर्ची बोई तो मिर्ची को उत्पादन कब आता था? दिवाली के समय आता था। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। वैसे तो हरी मिर्ची बारिश के दिनों में खाई नहीं जाती है, ये मैंने उस दिन शायद सेशन में कहा था, मानसून सेशन में। तो पुराने जमाने की जो मिर्ची हुआ करती थी, उसका पेड़ अगर जून महीने में लगाएंगे तो उसको जो मिर्ची आती थी, उसको जो मिर्ची के फल आते थे, वो करीब करीब दशहरे के समय में स्टार्ट हुआ करती थी। हम पहली बार दशहरे को मिर्ची लगती थी तो इतना खुश होते थे, यार अपने खेत में मिर्ची लगना शुरू हो गई है, इतनी खुशी हुआ करती थी। आजकल के मिर्ची के बारे में बात करूं मैं, तो मिर्ची के पेड़ को अगर आज बोएंगे तो 1 डेढ़ महीने में इतनी मिर्ची लगती है उसको कि शायद मैं आप लोगों को शब्दों में ना बता पाऊं। पुराने जमाने में मेरे हमारे खुद के खेत में जो मिर्ची मिर्ची का पेड़ हुआ करता था, वो सर से ऊपर हुआ करता था। हमारी मतलब जो महिलाएं होती थी, जो मजदूर हुआ करते थे, वो उस मिर्ची के मतलब खेत में दिखते भी नहीं थे, इतनी बड़ी मिर्ची के पेड़ हुआ करते थे। मुझे नहीं पता आपको मिर्ची के बारे में अभी पता है कि नहीं है, घुटनों से ऊपर मिर्ची का पेड़ नहीं जाता है आजकल। और सुअरों की तरह, सुअर को जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे मिर्चियों को मिर्चियां लगती है। एक एक पेड़ पर 5-5 किलो, 3-3 किलो मिर्ची एक समय में तोड़ी जाती है। इतने बड़े बड़े, मतलब इतने मिर्ची लगती है उसको, इतने फल लगते हैं मिर्ची के। अब वो खाएंगे तो क्या हो गया, आपके कहाँ से कैल्शियम आएगा? क्योंकि आज पुराने जमाने में जो मिर्ची का पेड़ हुआ करता था, उसको हम लोग उखाड़ने जाते थे तो इंसान से उखाड़ा नहीं जाता था। आजकल की मिर्ची का पेड़ अगर आपने देखा हो, उसको 2 उंगली भी ऐसे लगाएंगे तो वो टूट जाती है उसकी डंडियां, इतनी ढिसूड़, इतनी वो मुलायम हो चुकी है। क्योंकि कैल्शियम है ही नहीं उसके अंदर। क्योंकि उन हरामखोरों ने, मुझे माफ करना इन शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए, उन हरामखोरों ने इसमें संशोधन करते 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 यहां तक लाया कि वो सिर्फ उत्पादन दे रहा है, क्वालिटी नाम का कोई चीज इसमें नहीं है। आप बैंगन खा रहे हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुराने जमाने में बैंगन अगर हम लोग बारिश में बोया करते थे, एग्जैक्टली बैंगन तो बारिश मतलब बारिश के दिनों का फल है ही नहीं खाने का, तो ये दिवाली के समय ही उस पेड़ को बैंगन लगा करते थे। आजकल तो बात यह है, आज बैंगन का पेड़ लगाओ, 1 महीने में उसको बैंगन लग जाते हैं। टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इतनी घटिया टेस्ट है। हम बैंगन खा रहे हैं कि किसी मतलब बैल के चारे को, जानवरों के चारे को खा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। पुराने जमाने में हम बैंगन बना मतलब बैंगन की सब्जियां बनाया करते थे तो उसमें इतनी टेस्ट हुआ करती थी कि मैं शब्दों में शायद बयान कर पाऊं आपको। साथियों, ये जो मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो हमारे घरों में संकरित सभी चीजें बेची जा रही है। जो हम फल, सब्जी, अनाज खा रहे हैं, कोई भी चीज लो। ये सिर्फ मैं क्या बैंगन के बारे में या मिर्ची के बारे में या ज्वार के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आप कुछ भी ले लो। पुराने जमाने में हमने, जब हम गिलका तुराई जो मतलब लगाया करते थे, खेत में तुराई लगाया करते थे, तो तुराई जब लगाया करते थे साथियों, तो वो तुराई 2 महीने बाद उस बेल को तुराई आया करती थी। आज ऐसे हुआ है कि तुराई जो है क्या बताऊं मैं आप लोगों को, 1 महीने में उस बेल को तुराई लग जाती है, गिलके जो बोलते हैं हम लोग, वो लग जाते हैं। और इतने आते हैं, इतने आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं वही बताऊंगा कि जैसे सुअर को बच्चे लटकते हैं, वैसे तुराई लटकती है वहां पर। क्यों? क्योंकि टेस्टी नहीं है ना, कोई टेस्ट नहीं है उसके अंदर, बस प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, इतना प्रोडक्शन होता है कि कभी कभार तो मार्केट में फेंक देना पड़ता है, इतना किसान का नुकसान हो जाता है। अभी इन जो भी संशोधन करने वाले जो भी महान लोग हैं, उनका ये कहना था कि भारत देश को खाना सही से मिले, इसके लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, ये ज्यादा प्रोडक्शन नहीं, ये झूठ है। भारत देश में कभी भी खाने पीने के लिए कमी नहीं हुआ करती थी। ये तो राजकारणी लोगों का, ये राजनेता लोगों का खेल है सब। और साथियों, ये जो उन्होंने संकरण किया हुआ है हर चीज में,
हर चीज में। आप कोई फल खाने जाओ, जैसे मैं आपको बताऊं, छोटा सा उदाहरण बताऊं, मैं आपको अनार की बात करूं। मैं अनार की, पुराने जमाने में जो अनार हुआ करता था और आज के जमाने का जो अनार है, आपको पता है अनार मतलब डालिम। डालिम जो होता है, अनार जो होता है, उसको उत्पादित करने में इतना केमिकल इस्तेमाल होता है कि आप देखकर मर जाए, इतना भयानक केमिकल होता है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। और अनार साल में एक ही बार आया करता था नेचुरल रूप से। अब उन्होंने उसमें भी इतनी कीड़ा कांडी कर दी कि साल में कौन से भी महीने में आप फल ले सकते हो। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो खेल हुआ ना साथियों, ये जो चल रहा है, जो आप खा रहे हो ना, वो ये संकरित चीजों को बना बना, अभी मैं जहर पर नहीं आया हूं, ये भी जहर ही। जो संकरित चीजें बनाई गई है, ये जहर ही है। क्योंकि उनकी आयु पूरी तरह से खत्म कर दी इन लोगों ने। कुछ भी लो लो आप, कुछ भी जो जो घर में आप खा रहे हो। पुराने जमाने में मूली खाया करते थे हम, मूली आपने पता होगा आपको, मूली अगर जब खाते थे तो मूली जो होती थी इतनी तीखी हुआ करती थी कि हम अगर थोड़ी सी भी मूली खाए तो जबान पर इतना तेज लगता था कि हम खा नहीं पाते थे, आंखों से आंसू आया करते थे। आजकल की जो मूली है, आप एक बार खुद से पूछिए क्या है वो। मतलब लोग जैसे हम लोग कोई सफरचंद खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, वैसे कड़ 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 खा जाते हैं पूरी की पूरी मूली, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि संकरित किया हुआ है। पुराने जमाने के जो बेर हुआ करते थे, बेर, आप बेर देखिए ना, बेर क्या थे। बेर, अगर बेर खाए तो ऐसा लगता था कि यार स्वर्ग में पहुंच गए, इतनी मीठी मीठी नेचुरल बेर हुआ करते थे। अभी भी है, कुदरती बेर तो है, लेकिन मार्केट में जो शहरों में जो बेर मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, वो बेर है जिसको हम बोरो बोलते। क्या है वो, क्या क्या बेरी खा रहे हैं हम लोग की, क्या खा रहे हैं। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो संकरित के नाम पर खेल खेला गया है, इसमें बस एक चीज की है ये नालायकों ने, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में उसकी जो क्वालिटी थी, उसकी जो क्षमता थी, उसकी जो भी लोगों को जिंदगी देने की, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को पंच तत्वों का ही धारण करना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको संकरित करने के लिए उसमें छठा तत्व डाल दिया है। अब हो ये रहा है कि वहां पर क्वालिटी नहीं बन रही है, वहां पर सिर्फ क्वांटिटी बन रही है। और वो क्वांटिटी खाकर हम क्वालिटी शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं साथियों। ये बहुत बड़ा खेल हमारे भारत देश में चल रहा है। और जो संशोधन करने वाले या फिर हाइब्रिड बीज बनाने वाली जो जितनी भी कंपनियां हैं, ये सब राजनेताओं को रिश्वत खिला खिलाकर ये जहर हमारे देश में बेच रहे हैं। अभी तो जहर के ऊपर आया ही नहीं, मैं बस संकरित चीजों पर आ रहा हूं, जहर पर कल आऊंगा मैं। अगर हम लोग यही जवारी खाएंगे, हम लोग यही गेहूं, हमारे देश में ये गेहूं था ही नहीं जो गेहूं अभी हम खाते हैं। हमारे देश में पुराने जमाने में ऊंचा गेहूं हुआ करता था। मुझे याद है मेरे खेत में जब मेरे पिताजी गेहूं बोया करते थे, मेरी माँ और पिताजी जब उस गेहूं से गुजरते थे तो वो दिखते भी नहीं थे, इतना ऊंचा गेहूं हुआ करता था। आजकल का गेहूं तो 2 फीट का भी नहीं होता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि दाने बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने उस गेहूं का सत्यानाश कर दिया। जवार पुराने पुराने जमाने में हुआ करती थी, वो सब सत्यानाश कर दिया। यानी कि मैं आपको क्या बताऊं, वही मिर्ची का है, वही बैंगन का है, वही फ्लावर का है, वही क्या है आपको पता है। फ्लावर पुराने जमाने में मेरे खेत में जब मेरे पिताजी और हम फ्लावर मतलब उगाया करते थे, तो फ्लावर का जो फूल हुआ करता था, जो हम सब्जी बनाने के लिए, वो कितना हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा आधा किलो का अगर फ्लावर का फूल आ जाए ना, तो हम इतना खुश हुआ करते थे कि क्या बात है, इतना बड़ा फ्लावर। वो जो फ्लावर गोभी होती है, उसका जो फूल होता है जो बेचा जाता है मार्केट में, आधा किलो का अगर आ जाए ना, तो हम इतना खुश हुआ करते थे। आपको पता है आज 10-10 किलो का एक फूल बनता है, 10-10 किलो का। कहाँ से आई ये क्वांटिटी? अरे उसमें जो कीड़ा कांडी करके इन लोगों ने जो सत्यानाश किया है ना, उसी से आई है। तो क्वालिटी मिलेगी कहाँ आप लोगों को? पुराने जमाने में गोभी की सब्जी अगर खाएंगे तो क्या महसूस होता था, आजकल वो गोभी की सब्जी है या बैल का दान है, समझ में नहीं आता है साथियों। और ये क्वालिटी की चीजें हम खुद खा रहे हैं।
हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, और इसी कारण से हमारे बच्चों की आयु खत्म हो रही है। जो पुराने जमाने में 100 साल का आदमी हुआ करता था, अब वो अगर अन्न वो खाएगा जिसमें जो 4 महीने में मतलब फ्लावर आती थी, या 5 महीने में फ्लावर पुराने जमाने में आती थी, 2-2.5 महीने में ही फ्लावर आ जाती है अभी, क्योंकि उसकी आयु कम कर दी उन्होंने डीएनए में चेंज करके। तो इंसान के डीएनए में भी ये फर्क आ गया है। इसके कारण से 100 साल का आदमी, 120 साल का जीने वाला आदमी 50-60 साल में ही लंबा हो जाता है, खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। ये क्या खेल चल रहा है, आप लोगों को शायद इन सब चीजों के बारे में पता हो। मुझे नहीं पता ये बातें इसके पहले किसी ने आपको कही है या नहीं कही है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची हो। मैं यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि 3 मिनट हमारे पास है। किसी को आज के सेशन के बारे में अगर कुछ पूछना है या बताना है तो 3 मिनट में आप बता सकते हो। अच्छा लगा बुरा लगा, कल का विषय तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कल के विषय के लिए आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। भले उन्होंने फी ना भरी हो, लेकिन आपकी पहचान का अगर कोई है तो उनको बोलो कल का हमारा सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस लिंक को, ताकि मैं उन लोगों तक इस विषय को पहुंचा पाऊं। यही लिंक हमारा रेगुलर होता है, तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज ही दिन भर शेयर कीजिए, हो सकता है कल अगर 100 लोग आ जाए तो हम 100 लोगों तक इस विषय को पहुंचा पाए, क्योंकि कल का विषय इससे भी बहुत बड़ा है। एनीवे, तो सुचिता मैम है, शायद सुचिता मैम कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मैम आप बात कर सकते हो। हा सर, सर्वांना नमस्ते सर. आजचं सेशन खूपच छान झालं आणि ते रोजच नेहमीच होत असतच. खूप छान माहिती मिळाली आम्हाला. मला आता असं वाटायला लागलं की खरंच आहे, काय काय बदलवलं पाहिजे. आता रोजच आपण प्रत्येक आता गर्दीच्या ठिकाणी पण आम्ही सांगत असतो हे बहुतेक असं खा, तसं खा, तसं पाणी प्या. ते ते म्हणे तुम्ही का वेडे होऊन चालले सगळं. इतकं माणूस जगेल कस काय? कारण आता ते गोष्टी घेतल्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही. कारण दूध काही प्रत्येक जण गाय पाळू शकणार नाही, किंवा हे धान्य आहे, फळ आहे, भाजीपाला आहे, कोणीच काहीच उगवू शकणार नाही. परंतु काही प्रमाणात का असेना आपण जर प्रत्येकाने जे बाकीचे झाडं लावतोय, निदान आपण आपली आपली थोडीफार जरी गच्चीवर म्हणा, दारात म्हणा, कारण विनाकारण कॅक्टस लावतो, फुलझाडं लावतो. थोडेफार असले तर ती गोष्ट वेगळी. परंतु विनाकारण ते काट्यांची आणि त्याची झाडं लावण्यापेक्षा आपण जर एखादा असं धने ह्या अशा वनस्पती लावल्या, एखादा वेल लावून दिला आणि आजूबाजूच्यांना पण वेगळे वेगळे जर दिले आपण, तर ते विना रासायनिक खतांच्या ऐवजी आपल्याला ते घेता येत जातील. फळांचं पण तसंच राहील आणि एकमेकांना अदलाबदल करून तुम्ही हे बी टाका, आम्ही हे टाकतो, असं करून एकमेकांना देण्यात येईल. कारण मी खेड्यावर शाळेत होती. अनेक म्हणजे खेड्यातलं दूध हॉटेलवर जातं. ते हॉटेलचे लोक येऊन धुवून दूध घेऊन जातात आणि ह्या खेड्यातले लोक विकत दूध आणतात. विकासच्या पिशव्या आणायचे 10-10 रुपयाच्या त्यावेळेस. तर हे सगळं चुकीचं होतंय. आणि मला एक विचारायचं होतं तुम्हाला, जसं हे संकरित यांनी वाण तयार केले, बी तयार केले, आता काय म्हणता गिलक्यांचे म्हणा किंवा भाज्यांचे, धने वगैरे, तर ते आपल्याला परत विना पहिल्यासारखे जुने यांना तयार करता येतील का? कारण आपल्याला जुनं तर टिकवायचं आहे, निदान स्वतःपुरता तरी ज्याने त्याने भाजीचा मळा आपल्या गच्चीवर म्हणा किंवा कुठे लावा आणि स्वतःचं आरोग्य सुधरवा. हे मला एक सांगायचं होतं. तसं वाण आपल्याला तयार करता येईल का आता? का ते कुठे मिळत असतील साधे ओरिजिनल पूर्वीचे, तसं बिल्कुल ते मैम, बहुत अच्छा विषय आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में आपके सवाल का जवाब मैं दूं, समय तो हो चुका है लेकिन मैं 1 मिनट में दूं। सबसे पहली बात यह है कि आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अभी क्या क्या लोगों को बदलने के लिए बोले। लोग तो ऐसा बोलते हैं, जो बोलते हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको मरने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने कहा है 150 करोड़ में से 15 करोड़ बचाने का हमारा संकल्प है, बाकी जिंदा नहीं रहेंगे।
क्योंकि जो दिन आने वाले हैं वो भयानक आने वाले हैं, और ये सब ये घटिया चीजें खाकर उनके मन में वही विचार रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा कि सर ये फिर कहाँ से आएगा, तो एमएससी प्रोजेक्ट का उद्देश्य वही है, मैंने बहुत बार बोला है, 1 लाख लोगों की कम्युनिटी होने पर हम ऐसे किसान हायर करने वाले हैं, उनके खेतों में ये सब ऑर्गेन मतलब ये सब चीजें बोई जाएगी। रही बात बीज की, तो ऐसी कुछ सीड्स बैंक है, मैं जैसी सोच रखता हूं ऐसे पागल लोग दुनिया में बहुत सारे हैं, देश में बहुत सारे हैं, उन्होंने वो सीड्स बचा के रखे हुए हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने वो बीज अभी भी बचा के रखे हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि कोई तो आए आगे और इस देश को बचाए। तो हम एमएससी प्रोजेक्ट के माध्यम से ये करने वाले हैं मैम, वो सीड्स हम लाएंगे, किसानों को देंगे, उत्पादन करेंगे, और एमएससी प्रोजेक्ट में जो भी शामिल होने वाला है उन परिवारों को वो सब चीजें देने वाले हैं। आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिला हो। और अभी मैं ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगला सेशन का टाइम हो चुका है। बस अपेक्षा रख रहा हूं कि जो विषय आज यहाँ पर हुआ वो विषय सभी भाई बहनों को अच्छे से समझ में आया हो। जो लिंक आपको ग्रुप में आई हुई है, कल का विषय इससे भी बड़ा और इससे भी भयानक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस विषय को शेयर कीजिए, ताकि कल के सेशन में भले ही वो हमारे ग्रुप में ना हो, एडमिशन ना हो, लेकिन कल का विषय सुनना सबके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।